हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12th के बच्चों को अपना बायोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो में एक स्ट्रेटेजी लेके आई हूँ मैं आप सबके लिए, दैट इज कि 90 डेज में हम कैसे बायोलॉजी का पूरा सिलेबस फुल प्रूफ रिवीजन करके, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करके, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस करके कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि 90 डेज में आप अपना पूरा बायोलॉजी का सिलेबस एकदम अच्छे से रिवीजन करके, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करके, मॉक टेस्ट पेपर लगा के कैसे बेसिकली पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो पूरे सिलेबस को। सो लेट्स स्टार्ट कि स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। ठीक है, 90 डेज में हमें अगर बेसिकली बात करें तो होता क्या है कि सबका स्टडी प्लान अलग होता है, सबके अपने अपने हैबिट्स होते हैं कि बेसिकली कि वो कितना पढ़ सकते हैं, सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपना स्टडी प्लान बनाना है। तो 90 डेज का जो स्टडी प्लान मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, उसके अलावा आप अपने भी कुछ इनपुट्स डाल सकते हो, जो भी आपको लगता है कि ये मॉडिफिकेशंस हमें डालनी चाहिए और ज्यादा अपने स्टडी प्लान को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, तो वो आप सारा इसमें ऐड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी कि कितने, और अगर आपने ये स्ट्रेटेजी अच्छे से फॉलो कर ली तो बेसिकली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। काफी लाइक 95 प्लस मार्क्स तो आएंगे ही परसेंटेज में। अच्छे मार्क्स काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो 95 प्लस मार्क्स आपको टारगेट करने चाहिए बायो में, तभी एक अच्छी परसेंटेज बन सकती है आपकी। ठीक है, तो हम ऐसे कौन से हैबिट्स, कौन सी ऐसे टिप्स फॉलो करें, ठीक है, और 90 डेज में क्या हमारा प्लान रहने वाला है वो हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो बता रहे हैं कि स्टडी प्लान हमें क्यों जरूरी है, ताकि हम एक सिस्टमैटिक वे में अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकें, ताकि बेसिकली एक रूटीन हमको मिल जाए कि हमें एक दिन में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, बायोलॉजी के जो भी चैप्टर्स है, कौन से लाइक जो भी टफ चैप्टर्स है, बड़े चैप्टर्स है, उनको कैसे कवर करना है, जो इजी चैप्टर्स है उनका रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, साथ में फिर सैंपल पेपर्स कैसे लगाने हैं, वो सारी चीजों के लिए स्टडी प्लान होना बहुत जरूरी है। बेसिकली हर चीज के लिए जो भी हमें काम करना है उसका अगर हमारे पास प्लान होता है ना, तो हमें स्ट्रेस नहीं होता। ठीक है, मतलब कि अगर कल एग्जाम है और अगर हमारे पास प्लान ही नहीं है, कोई रूटीन ही नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी हमने बनाई नहीं है, तो बेसिकली होता क्या है कि उस चीज की हमें टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है, अरे कैसे करेंगे, कैसे होगा। तो बेसिकली स्टडी प्लान होना चाहिए। क्यों? ऑर्गेनाइज करता है टाइम को, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है कि इतना टाइम इस चैप्टर को देना है, इतना टाइम इस टॉपिक को देना है, इतना टाइम बेसिकली सैंपल पेपर के क्वेश्चंस करने हैं। तो ऑर्गेनाइज हो जाता है टाइम हमारा। कवर्स द वास्ट सिलेबस सिस्टमैटिकली। हमारे पास सिलेबस बहुत ज्यादा है। अगर 12th की बायो की बात करें तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, लाइक 16 चैप्टर्स, 15-16 चैप्टर्स हमारे पास हैं। अब उसमें रिप्रोडक्शन वाली यूनिट भी है, ह्यूमन इवोल्यूशन वाली यूनिट भी है, ठीक है, माइक्रोब्स की यूनिट है, देन इकोसिस्टम वाली यूनिट है। तो पूरे वास्ट सिलेबस को हमें कंप्लीट करना है उसमें। ठीक है, अच्छा खासा वास्ट सिलेबस है, काफी बड़ा सिलेबस है। उसे कैसे कंप्लीट करेंगे? क्योंकि हमारे पास एक प्लान है, एक प्लान के थ्रू हमें पूरा सिलेबस को कवर करना है। सिलेबस चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हमारा प्लान काफी स्ट्रॉन्ग है, एकदम फुल प्रूफ है, ठीक है, तो उससे एक अच्छा अमाउंट ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जितने भी डेज हमको मिल रहे हैं। बूस्ट कॉन्फिडेंस। अब बेसिकली होता क्या है कि एक दिन प्लान बना लिया हमने, मान लो हमारे पास 10 दिन है, 10 डेज हमारे पास हैं, और हमने एक प्लान बना लिया, तो हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि डे 1 पे हमें क्या करना है। डे 1 पे हमें चैप्टर, मान लो चैप्टर कोई सा चैप्टर करना है, चैप्टर 1 करना है, ठीक है, चैप्टर 2 करना है, जो भी है, अगर हमको पता है कि ये हमारा प्लान है, फुल प्रूफ प्लान है, तो कितने भी डेज हो, जितने डेज हमें दिए जाते हैं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, हम और अच्छे से उसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्लान बन गया है उस चीज का, एक स्ट्रेटेजी है हमारे पास। ठीक है, तो टास्क कंप्लीट जैसे जैसे होता है ना कि ये चैप्टर का एक टास्क बना दिया, टू डू लिस्ट आज की मान लो ये है, ठीक है, तो जैसे जैसे इन पे टिक लगते जाते हैं ना, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। ठीक है, तो वही ये बता रहे हैं कि अगर हमारे पास प्लान रहेगा 90 डेज में कैसे कंप्लीट करना है। 90 डेज का मतलब क्या है कि हमारे पास 3 मंथ्स है। 90 डेज में अगर हमें बायो कंप्लीट करनी है तो हम मोटा मोटा ये ध्यान रख सकते हैं कि हमारे पास 3 मंथ्स है, और 3 मंथ्स में कितने डेज पे, कितने वीक्स, पे कितने डेज में हमें कैसे कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, कब रिवीजन करना है, कब सैंपल पेपर के क्वेश्चंस लगाने हैं, ये सारी चीजें हम वहां पे
डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करते जाएंगे, अच्छे से अपने प्लान को फॉलो करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि आज टास्क में ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, मंडे है तो ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं हमको, तो जैसे जैसे उन टास्क पे ये टिक लगता जाएगा ना, होगा क्या कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हमें और कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि 90 डेज में कंप्लीट करना कैसे है। तो ओवरव्यू अगर बात करें, पूरा 90 डेज का प्लान है, तो 90 डेज में ये क्या कह रहे हैं कि 3 फेजेस में बांट लो अपना पूरा जो भी तुम्हारा रिवीजन है। अगर तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बेसिकली होता है क्या कि चैप्टर्स उतने ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है, तो एक ये है कि अगर अभी भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, तो अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। चलो 95 प्लस नहीं भी आए, अगर तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, एटलीस्ट तुम 70-80 की लेन में तो मार्क्स ले आओगे बायो में, बायो के बोर्ड एग्जाम्स में। तो 3 फेजेस में बांट लो। फेज 1 डेज 1 to 60, यानी 2 मंथ्स। 2 मंथ्स की बात क्या कर रहे हैं ये बेसिकली, कि तब तुम प्रिपरेशन करो, तब एक बार सिलेबस को देख लो कि सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, एक बार रीडिंग मार लो, एक बार लर्न कर लो। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें यही कह रहा है कि स्टार्टिंग के 1 to 60 के जो डेज है उसमें तुम प्रिपरेशन करना चालू कर लो। ठीक है, रिवीजन कर लो, एक बार पूरे साल पढ़ाई करी है, इस टाइम पे एक बार गो थ्रू कर लो कि जब भी एग्जाम देने का टाइम आए तो ब्लैंक ना रहे। तो वही ये बता रहा है। दूसरे फेज में क्या करना है, 61 to 80, 61 to 80 यानी बेसिकली जो आगे के 20 डेज है। ठीक है, आपने क्या किया, जो 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स में अच्छे से, 1 मिनट, हाँ, बेसिकली क्या किया, जो 2 मंथ्स थे, 2 मंथ्स में मैंने क्या बोला कि एक बार गो थ्रू कर लो जो भी पूरे साल पढ़ा है, रिवीजन कर लो अच्छे से, जितना भी जो भी लर्न कर सकते हो, जो एग्जांपल्स लर्न करने हैं वो सब कर लो। रिवीजन भी कौन सा करना है, एक एक्टिव रिवीजन करना है। एक्टिव रिवीजन मतलब कि क्या है, कि लर्न करना है चीजों को, कोशिश करो कि लर्न कर लो, क्योंकि 2 महीने हैं और चैप्टर्स हमारे पास जितने भी हैं, 16 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं, इन 2 मंथ्स में उन्हें अच्छे से लर्न कर लो। जो भी एग्जाम्पल्स उसके दिए हैं, थ्योरी जो दी हुई है उसको अच्छे से लर्न करना है उधर, वही बता रहा है कि 2 मंथ्स में ये काम कर लो। फिर जो आगे के 20 डेज बचेंगे, अब कितने डेज बच गए, 20 डेज, देन 10 डेज। तो 20 डेज में ये क्या कह रहे हैं, 20 डेज में क्या करना है, बेसिकली प्रैक्टिस, सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, प्रैक्टिस में क्या करोगे, सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस है वाइवा देने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट पेपर्स ले सकते हैं खुद के। ठीक है, देन जो लास्ट 10 डेज बच रहे हैं उसमें क्या करना है, यही कह रहे हैं फेज 3 क्या है, 10 डेज लास्ट मिनट रिवीजन। लास्ट के 10 डेज में कहते हैं ना कि कितना भी पढ़ ले पूरे साल, एग्जाम से एक दिन पहले एक एक्टिव रिवीजन चाहिए होता है कि उस टाइम पे लर्न भी थोड़ा सा किया जा सके। ठीक है, तो अगर उस टाइम पे हम अच्छा रिवीजन करेंगे तो हमारा जितना भी टैलेंट है वो ब्रश अप हो जाता है, हमें याद आ जाता है कि ये चीज हमने पढ़ी है, तो एग्जाम में जाके उसको हम एक्टिवली लिख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो 10 डेज में हमें क्या करना है, बेसिकली लास्ट मिनट रिवीजन, वो कैसे भी कर सकते हो अगर जिसके साथ कंफर्टेबल हो। ठीक है, बेसिकली चाहो तो जो भी तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हैं उससे रिवीजन कर लो। ऐसा रिवीजन करना कि जितना भी चैप्टर है उसमें जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं, जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, डेफिनेशंस पढ़ी हैं, डायग्राम्स देखे हैं, उन्हें बेसिकली तुम अच्छे से रिवाइज कर सको। तो लास्ट मिनट रिवीजन ऐसे होना चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम रिवीजन, अब ये लास्ट मिनट रिवीजन ऐसा नहीं है कि एग्जाम से एक दिन पहले ही स्टार्ट कर रहे हैं, तब नहीं होता, तब लोग कहते हैं कि हो जाता है, लेकिन कोशिश करो कि एटलीस्ट 3 मंथ्स तो दे दो, और 3 मंथ्स नहीं भी दे रहे तो एटलीस्ट ये लास्ट के 10 डेज ही दे दो। ठीक है, इतनी तो कर लो कोशिश। तो वही ये कह रहा है कि 3 फेजेस में हो गया है, पहले में रिवीजन करना है, देन उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर लास्ट के जो 10 डेज बचेंगे उसमें लास्ट मिनट रिवीजन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, 3 फेजेस हो गए हैं। अब कह रहे हैं कि अगर हम बात करें फेज 1 की, कि जब हमें 2 मंथ्स में सिलेबस निपटाना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, तो स्टार्टिंग के 1 to 60 डेज है हमारे पास। ठीक है, जो 2 मंथ्स वाला टाइम है उसमें क्या करना है कि हमें सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है। उस टाइम पे जितने जो डाउट्स आते हैं जाके टीचर से पूछ लो, पहले रिवाइज कर लो, एक बार सिलेबस देख लो जाके कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। एनसीईआरटी का जो कंटेंट वाला पेज है उसका प्रिंट आउट निकालो, अपने जो भी स्टडी टेबल वगैरह है उस पर चिपका दो, एक बार जो जो चैप्टर्स होते जाते हैं टिक मार लो उन पे। ठीक है, ऐसे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, तो वही ये कह रहा है कि सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है पहले तो। फिर कह रहे हैं
की चैप्टर्स कौन से हैं जो कि मतलब बेसिकली जो कि बाकी चैप्टर से कनेक्टेड है। जैसे मान लो रिप्रोडक्शन की यूनिट तुमने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी, अब तुम्हें कभी समझ ही नहीं आएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है। अब 12th में अचानक से तुम्हारे सामने चैप्टर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तब समझ नहीं आता। तो वही ये कह रहा है कि की चैप्टर्स की चैप्टर्स उन चैप्टर्स को हम बोलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि तुमने पढ़ लिया तुम तो बाकी चैप्टर्स से वो कनेक्टेड रहते हैं। तो की चैप्टर्स पूरे कंप्लीट कर लेने हैं। तो पहले की चैप्टर्स पढ़ लो जो कि बाकियों से कनेक्टेड हो, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर नंबर 1 ही है। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में पहला चैप्टर है वो कंप्लीट कर लो। देन दूसरा चैप्टर कौन सा करना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये स्ट्रेटेजी अच्छे से कर लोगे 95 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो वही ये बता रहा है कि सेकंड चैप्टर भी कर सकते हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। तुम्हें कुछ डिफरेंस नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, बस इतना डिफरेंस है कि वो ह्यूमन की बात कर रहा है, ये बेसिकली प्लांट्स की बात कर रहा है, एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहा है। तो वही ये बता रहा है। फिर जेनेटिक्स वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स वाले चैप्टर में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उसमें तुम कोशिश करो क्रॉस वगैरह बनाना सीख लो, क्रॉस में गड़बड़ करते हैं, पेडिग्री कर लो। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस होता है ना, इसमें बहुत टफ लगता है ये, तो ये भी अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जो 2 मंथ्स का टाइम मिला है उसमें अच्छे से रिवीजन कर लो, सिलेबस एक बार एनालाइज कर लो, कौन से चैप्टर तुम्हें टफ लगते हैं, आसान लगते हैं, उसको एक बार एनालाइज कर लो, और साथ में देख लो कि कहाँ कहाँ हमारे वीक पॉइंट्स है, कौन कौन सी चीजें हमें आती नहीं है, उनको प्रैक्टिस कर लो। फिर आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखो ये दोनों चैप्टर्स कनेक्टेड है, ये दोनों चैप्टर्स कनेक्टेड है। ठीक है, तो वही बोल रहा है, इसीलिए उसने बोला की चैप्टर्स, कि एक बार तुमने जेनेटिक्स पढ़ ली फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें आज पता है कि एलील क्या होता है, ठीक है, होमोजाइगस स्टेट क्या होता है, हेट्रोजाइगस स्टेट क्या होता है, ठीक है, क्रॉस क्या होता है, तो वो चीजें पता होनी चाहिए। इवोल्यूशन पढ़ लो। तो कोशिश करो कि जो 2 मंथ्स मिले हैं, जो 2 मंथ्स मिले हैं इसमें मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स तुम कंप्लीट कर लो। ठीक है, जो भी तुम्हें लगता है कि एंजियोस्पर्म वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन एक बार में समझ नहीं आता। ठीक है, तो ये सारा एनालाइज कर लो जो 2 मंथ्स मिले। तो 2 मंथ्स में ऐसे हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब कह रहे हैं जो सेकंड वाला फेज है, बेसिकली तुमने फेज 1 में क्या किया, सारा चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया, सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस किया, सारा चैप्टर्स तुमने कंप्लीट कर चुके हो। अब तुम एकदम ये है कि अब बस एक प्रैक्टिस लगानी है कि हो क्या गया कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तुम्हें आता है, लेकिन अब तुम्हें बस एनालाइज करना है, एक बार खुद का टेस्ट लेना है कि मुझको ये क्वेश्चन, अगर एग्जाम मैंने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से समझ आ गया है, लेकिन अगर एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो कैसे अटेम्प्ट करूंगा, तो वो चीज तुम्हें करनी है। इसमें क्या करना है, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, साथ में सैंपल पेपर के क्वेश्चंस लगाने हैं। तो वही कह रहा है, सॉल्व पास्ट ईयर पेपर्स, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज में से क्या कर सकते हो, पास्ट ईयर पेपर ले लो। ठीक है, पास्ट ईयर पेपर ले लो, और जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगते हैं ना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक डायरी बनाओ और इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे उसमें राइट डाउन कर लो, सारे लिख लो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कि इवोल्यूशन का ये ह्यूमन इवोल्यूशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो इन सबकी एक लिस्ट बना लो, क्योंकि पीवाईक्यूज में जो आए हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, बेसिकली वो मे भी रिपीट हो जाए। ठीक है, तो वही तो इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो तुम एक बार एनालाइज कर सकते हो वहां पे। तो वो यही कह रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट कर दो, साथ में सैंपल पेपर। सैंपल पेपर तुम किसी का भी ले सकते हो, शिवदास, ओसवाल, दिशा पब्लिकेशंस, इतने सारे आते हैं। ठीक है, जो तुम्हें जिससे कंफर्टेबल हो, एटलीस्ट 2-3 सैंपल पेपर तो लगा लो, ज्यादा लगा लो तो सही है, 10 सैंपल पेपर्स तो लगाओ। 10 सैंपल पेपर्स को तो तुम टास्क बना के चलो कि हाँ भाई 10 सैंपल पेपर्स हमको लगानी है। 10 सिंपल पेपर्स हो जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है। सारे सेक्शंस होते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए सेक्शन ए को टाइम कितना देना है, क्योंकि वहां पे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है सेक्शन ए को ही तुम 1 घंटा लगा रहे हो, सोच रहे हो कि किसका आंसर क्या होगा, अरे वो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है, उसमें ज्यादा टाइम तुम्हें नहीं देना है। तुम्हें ज्यादा टाइम कहाँ देना है, जहाँ पे एक तरह से क्या है कि ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है। सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए 1 मार्क का ही रहेगा, बी, सी, डी, ई, तो बेसिकली तुम्हें देखना है जो ई वाला पार्ट है वो 5 मार्क्स का है, उसको ज्यादा टाइम दो, उसमें तुम ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारे मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं है 1 मार्क्स वाले कोशिश करो कि उसके लिए स्पेस छोड़ दो, वो बाद में अटेम्प्ट कर लेना भले। ठीक है, क्योंकि वो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, वो ज्यादा स्कोर नहीं, ज्यादा मार्क्स नहीं दिलवा सकते तुमको। ज्यादा मार्क्स कौन सा दिलवा सकते हो? जो 5 मार्क्स का है, ज्यादा मार्क्स के हैं जो। ठीक है, तो वही कह रहा है सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट टाइम के बेसिकली लास्ट मंथ के जो 20 डेज बच रहे हैं, उसमें हाई वेटेज वाले टॉपिक्स को एक बार दोबारा गो थ्रू कर लो। लाइक जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में तुमने पूरा पढ़ लिया, लेकिन क्या दिक्कत रहती है? क्रॉस नहीं बनाना आ रहा। क्रॉस वाले क्वेश्चंस अभी तक क्या हुआ, जेनेटिक्स पढ़ ली 2 मंथ्स में। फिर जो लास्ट के 20 डेज बचे हैं, उसमें तुमने क्या करा कि बेसिकली हुआ क्या कि क्वेश्चंस लगाए, लेकिन तुम्हें क्रॉस ही नहीं बनाना आ रहा, पेडिग्री एनालिसिस नहीं हो रही, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट वो तुमको समझ नहीं आ रहा। तो बेसिकली होगा क्या कि वहां पे एक लगेगा कि एक होता है ना कि पढ़ तो लिया, लेकिन क्वेश्चंस जब नहीं लगते तब बहुत डिमोटिवेटेड फील होता है। तो वही कह रहा है कि पहले हाई वेटेज टॉपिक्स को तब और ज्यादा ब्रश अप कर लो, लाइक जेनेटिक्स को, बायोटेक्नोलॉजी को, इकोलॉजी को। ये चैप्टर्स क्या है, अब इकोलॉजी को ना बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि इकोलॉजी में क्या है, बस एक बार गो थ्रू कर लो, रीडिंग कर लो, हो जाते हैं क्वेश्चंस। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तुम्हें उसको ब्रश अप करना पड़ेगा लास्ट के 20 डेज में। तो वही ये कह रहा है टेक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हो, जिस भी कोचिंग वगैरह में पढ़ रहे हो। ठीक है, उसके मॉक टेस्ट वगैरह लगाना स्टार्ट कर सकते हो टू एसेस योर प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस को देखने के लिए कि कितना हमने अच्छा डेवलपमेंट किया है वहां पे, मुझको आता है ये टॉपिक कि नहीं आता, उसको चेक करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए मॉक टेस्ट लगाना है। पहले क्या करो, सैंपल पेपर लगा लो उसके, जिसके साथ आंसर्स होते हैं। फिर उसके लास्ट में उसी बुक में क्या होता है ना, लास्ट में क्या होता है कि 5 या 6 सैंपल पेपर होते हैं जो कि अनसॉल्व होते हैं, उसका आंसर नहीं दे रखा होता। ठीक है, वो तुम्हें खुद से करना है। जिसके आंसर्स नहीं दे रखे होते हैं ना, उसमें ही ऑप्शन होता है हमारे पास कि इसको पूरा सॉल्व कर ले। जिसमें आंसर होता है उसमें तो बार बार आंसर की तरफ देखते रहते हैं कि अरे इसका आंसर तो ये है, या ये तो मुझे आता था। तो ऐसे प्रैक्टिस नहीं होती। क्या है, कोशिश करो क्वेश्चन पेपर उठाओ बिना आंसर वाला, उसको प्रैक्टिस करो। अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लो कि भाई इसका आंसर क्या होगा, इसको मैं और किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, बायोलॉजी के पेपर में तुम्हें थ्योरी लिखनी है, आंसर राइटिंग की तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, वही ये कह रहा है कि आंसर राइटिंग की पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो इसी टाइम पे जब तुम सैंपल पेपर लगा रहे हो। और जैसे जैसे तुम सैंपल पेपर सॉल्व करते रहते हो ना, तुम्हारी प्रेजेंटेशन बढ़िया होती जाती है, क्योंकि बायो का पेपर है, ज्यादा थ्योरी देखेगा टीचर। वो क्या कर सकते हो कि कोई भी टॉपिक है उसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, उसमें भी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। तो वही ये चीज करनी है कि लास्ट में मॉक टेस्ट तुमने लगा लिया, तो जो 20 डेज बचे हैं लास्ट के 30 डेज में बेसिकली, तो उसमें से 20 डेज जो हमने निकाले उसमें हाई वेटेज टॉपिक्स में फोकस करना है। साथ के साथ सैंपल पेपर, पीवाईक्यूज लगाने हैं, एनालाइज कर लेना है कि कौन सा टॉपिक हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है, किसमें हम वीक हैं, वीक पॉइंट्स पे खुद के फोकस करना है। देन और जो हमें फोकस करना है वो करना है मॉक टेस्ट लगाने पे। ठीक है, अनसॉल्व वाले सैंपल पेपर्स। नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्या कह रहा है, जो लास्ट के 10 डेज मैंने बोले, लास्ट के 10 डेज में क्या करना है, लास्ट मिनट रिवीजन करना है। लास्ट के 10 डेज का मतलब क्या है कि अब अगले दिन एग्जाम ही है, अब नेक्स्ट डे बस तुम्हें ना, नेक्स्ट डे एग्जाम है, तो लास्ट के 10 डेज जो तुम्हारे 10 डेज है, मान लो बायो का पेपर पहले दिन ही है, वैसे चांसेस बहुत कम है, लेकिन मान लो ऐसे ही है, तो 10 डेज के केस में क्या करना है कि तुम्हें लास्ट मिनट रिवीजन करना है। ठीक है, ताकि जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो दिक्कत ना हो। तो वही ये कह रहा है कि 10 डेज में क्या करना है, रिवाइज की कॉन्सेप्ट, सारे के सारे की कॉन्सेप्ट एक बार देख लो। कि मान लो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो देख लो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके पार्ट्स क्या थे, उनको डिटेल में पढ़ने मत बैठने लगना, वो नहीं करना। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट्स ही देखने हैं कि अगर कोई भी चैप्टर है उसकी डेफिनेशंस एक बार देख ली, सारे पॉइंट्स एक बार देख लिए। ठीक है, तो वो चीज वहां पे करनी है। ऐसा नहीं है कि तुम बस उसको पूरा रिवाइज करने पे बैठ गए कि अरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये होता है, फीमेल उसमें इनफंडिबुलम ये होता है, वो लर्न नहीं करना है तुमको। ठीक है, फिर डायग्राम्स देख लेना अच्छे से, क्योंकि डायग्राम्स आते हैं, हाई स्कोरिंग पार्ट है। डायग्राम्स का क्या है कि डायग्राम अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम पूछा है तो ऐसा नहीं है थ्योरी लिख दी बस मार्क्स मिल जाएंगे, अरे वो डायग्राम पूछ रहा है, तुम्हें वेल लेबल डायग्राम वहां पे बनाना है, 5 मार्क्स 10 मार्क्स उस चीज के मिलते हैं। तो डायग्राम्स अच्छे से आने चाहिए तुम्हें। देन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से थे जो तुमने पीवाईक्यूज में से एनालाइज किए, प्रीवियस ईयर देख लो। मान लो ये क्या चल रहा है, 2025 में तुम्हारा एग्जाम है मान लो। ठीक है, तो तुम देख लो एक बार 2023, 24 में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। एटलीस्ट ना कर सको ज्यादा तो कम से कम एक, जो अभी रिसेंट वाला एक जो भी क्वेश्चन पेपर
आया है, बेसिकली उसको तुम एक बार एनालाइज कर लो कि क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, कौन से टॉपिक्स वहां से पूछे गए हैं, तो बेसिकली उसमें से एनालाइज करना है। तो वही ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट हो सकते हैं। फिर क्या है, प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स। जितना तुम्हें अब क्या करना है, पहले तुमने सैंपल पेपर किया, मॉक टेस्ट लगाए, अब तुम्हें क्या करना है, देखना है, कोशिश करनी है कि 3 आवर्स में जो तुम्हें टाइम, एकदम एग्जाम वाली कंडीशन खुद के लिए बना के बैठो और तब टेस्ट पेपर को सॉल्व करो कि 3 आवर्स में मैं कैसे कितना लिख सकता हूँ, कितना वहां पे अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मुझे कितना आता है। तो 3 आवर्स में वो सारा तुम्हें प्रिपेयर कर लेना है। तो वही ये कह रहा है कि 3 आवर्स में जितना भी, मतलब जितनी टाइम कंडीशंस तुम्हें एग्जाम में दी जाती है, तुम्हें सेम टू सेम वैसा ही इन्वायरमेंट बना के वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। तो वही ये कह रहा है, फोकस ऑन प्रेजेंटेशन, अपनी राइटिंग सुधारने पे फोकस करना है, साथ में टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेना। ठीक है, क्या होगा कि जैसे जैसे तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कौन से पार्ट को, कौन से सेक्शन को मुझे कितना टाइम देना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो कितने टाइम में खत्म कर देना है। सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो एग्जाम लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है। तो वही यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम रिवीजन में तुम्हें ये चीजें करनी है लास्ट के 10 डेज पे। अब क्या कह रहा है कि लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स, जब तुम रिवीजन कर रहे हो, लास्ट मिनट वाला रिवीजन जो लास्ट के 10 डेज में कर रहे हो, उसमें क्या टिप्स तुम्हें फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, जो कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप मुझे लगती है, वो ये है कि ऐसा मत करो कि पूरे साल कहीं और से पढ़ा, फिर 20 डेज कहीं और से पढ़ा, फिर 10 डेज कहीं और से। कभी नेवर चेंज योर रिसोर्सेज, कभी अपने रिसोर्सेज चेंज मत करो। जहां से पढ़ रहे हो, भले ही होता है कि कोई टॉपिक है तुमने कहीं से पढ़ा, तुमने अच्छे से कर लिया, एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे आ गए, तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या है कि भाई ये टॉपिक मैंने इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा, अब तुम्हें लगता है अरे उस वाली बुक में अच्छा दे रखा है, फिर तुम अपने रिसोर्सेज चेंज करने में लग जाते हो। वो चीज तुम्हें नहीं करनी है। नेवर चेंज योर रिसोर्सेज ड्यूरिंग एग्जाम्स। कभी भी एग्जाम्स के टाइम पे तो बिल्कुल चेंज नहीं करना, क्योंकि वो एकदम सेंसिटिव पार्ट है। उस टाइम पे तुमने एकदम रिसोर्सेज चेंज कर दिए, तुम्हें याद नहीं रहता। एक बुक से स्टार्टिंग से पढ़ा, 11th-12th में पढ़ा, जहां भी पढ़ा, ठीक है, 12th में स्टार्टिंग से तुमने उस बुक से पढ़ा, अब तुम लास्ट टाइम पे अपने रिसोर्सेज ही चेंज कर रहे हो, तो होगा क्या कि तुम्हें लर्न नहीं होगा। कोई नए टॉपिक से, कोई नई बुक से तुम पढ़ना स्टार्ट करते हो, वो टॉपिक उतनी जल्दी लर्न नहीं होता। इसीलिए कभी अपने रिसोर्सेज चेंज मत करना। स्टार्टिंग से एनसीईआरटी पढ़ी है उसी से पढ़ना लास्ट तक। बोर्ड एग्जाम तक कोशिश करना अपने रिसोर्सेज ना चेंज करो, और ये कभी चेंज मत करो, जरूरी नहीं है सिर्फ बोर्ड्स में। अपनी स्टडीज के टाइम पे कभी भी अपने रिसोर्सेज चेंज मत करो। जिस बुक से स्टार्टिंग से पढ़ा है, जो नोट्स जहां पढ़े थे, उसको ही 10 बार रिवाइज कर लो, वही याद होगा। एग्जाम में जब इतना पैनिक होता है ना, इतनी ज्यादा प्रेशर होती है, उस टाइम पे, उस सिचुएशन में जो हमें स्टार्टिंग से लर्न होता है हम वही लिख पाते हैं। हमें जो बहुत अच्छे से समझ आया होता है हम वही लिख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम पे बड़ी मोटी बुक पढ़ ली हमने, मेरे फ्रेंड ने बताई थी, और एग्जाम में फिर लिख ही नहीं पाए, फिर ब्लैंक रह जाते हैं, फिर मार्क्स नहीं आते। तो कभी अपने रिसोर्सेज चेंज नहीं करने। तो क्या टिप्स हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। ठीक है, जो लास्ट टाइम पे तुम रिवीजन कर रहे हो 10 डेज में, क्या टिप्स हो सकती हैं। सबसे पहले तो एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स पूरे साल पढ़े, जो रिवाइज किए, जो हाईलाइट किए, उन्हीं को तुम्हें रिवाइज करना है। कहीं नहीं, नई कोई नोटबुक मत लेके आ जाना, उसमें रिसोर्सेज चेंज मत करना। एनसीईआरटी ही है भगवत गीता इस केस में, एनसीईआरटी से ही सब कुछ करना है। ठीक है, फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स देखने हैं। ऐसा नहीं है, बेसिकली होता है क्या कि जो इजी टॉपिक्स होते हैं वहां से रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। रॉन्ग स्ट्रेटेजी होती है कि स्टार्टिंग से रिवीजन करेंगे हम, तो मुझे चैप्टर 6 में दिक्कत है लेकिन नहीं, मैं तो चैप्टर 1 से ही रिवाइज करने बैठूंगी, ऐसे नहीं करना। ठीक है, जो हाई वेटेज टॉपिक्स है, जिसमें लगता है कि मुझको आता भी नहीं है ये टॉपिक और ये ज्यादा मार्क्स में आ सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि बहुत लोगों को दिक्कत होती है, समझ नहीं आता कि कौन सा हार्मोन उसको एलएच सर्च के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैसे वो ग्राफ बन रहा है वहां पे, डायग्राम। तो बेसिकली क्या होगा कि उस टाइम पे क्या करना है, तुम्हें देखना है कि कौन से टॉपिक्स हाई वेटेज है, तुम्हें ज्यादा मार्क्स दिलवा सकते हैं, तो उनको प्रिपेयर करना है। ये नहीं है कि कोई इजी टॉपिक है उसको बैठ के रिवाइज कर रहे हैं, वो तो वैसे भी हो जाएगा, एग्जाम में आएगा। जो नहीं आता उस पर ज्यादा फोकस करना है पहले, क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन है, इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला इंपॉर्टेंट है, एनाट्रोपिस ओव्यूल का डायग्राम आता है, तो वो भी एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं तुम्हें बता दूंगी कि एनसीईआरटी के अगर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करें तो कौन कौन से डायग्राम्स बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। तो बेसिकली वही डायग्राम्स के लिए हम एक वीडियो बना देंगे, लेकिन तुम्हें खुद को भी सारे डायग्राम्स तब तक रिवाइज कर देने हैं।
ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये तो पहले ही बता चुकी हूँ। पीवाईक्यूज लगा लो, एनालाइज कर लो, नोटबुक में लिख लो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सारा नहीं भी कर रहे ना तो एटलीस्ट एक चीज है कि अगर टाइम नहीं बचता है ना तो सैंपल पेपर कैसे करने हैं। लिख नहीं रहे तुम, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, मान लो 5 दिन है, तुमने कुछ खास रिवीजन भी नहीं करा, तो बेसिकली क्या करो कि सैंपल पेपर लो, एक पेन ले लो, और साथ में जो टॉपिक्स तुम्हें लगता है ना मुझको आते हैं उन्हें टिक करते जाओ। जो नहीं आते उसका आंसर तुम कहीं से भी देख लो, चैट जीपीटी से देख लो, एनसीईआरटी से देख लो, और एक बार उसको उससे गो थ्रू होके जाना है एग्जाम से पहले। ऐसे फिर दिक्कत नहीं होती, ब्लैंक नहीं रहते वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो। नेक्स्ट क्या पॉइंट हो सकता है, यूज फ्लैश कार्ड्स फॉर क्विक रिवीजन। जो भी तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स जो भी तुमने बनाया उसको एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, वही ये कह रहा है शॉर्ट नोट्स, जो भी जिस पॉइंट मतलब लाइक मान लो कि तुमने ऑर्गेनिक के नोट्स बनाए हैं, ठीक है, जिसके भी बनाया तो उसका एक डायरी जो भी तुमने बनाई है उन शॉर्ट नोट्स का लास्ट टाइम पे रिवीजन कर सकते हो तुम। ठीक है, बहुतों को ये फालतू लगता है, लेकिन ये होता है कि तुम्हें आइडिया लग जाता है उसको चार्ट की फॉर्म में। जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन है, ह्यूमन इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो बेसिकली क्या है कि उसमें नेम्स बहुत सारे हैं, तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है, एक चार्ट बना लो, लिख लो कि पहले कौन सा है, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ठीक है, तो बेसिकली कौन से उसमें से आए थे, तो उसका एक चार्ट बना सकते हो तुम। ठीक है, तो क्विक रिव्यू के लिए, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अपना मटेरियल भी पहले से सेट करके रखना। अगर मान लो 2 दिन बाद एग्जाम है तो पहले सोच के रखो, एग्जाम की डेट शीट आ गई है, उसमें बायोलॉजी का एग्जाम तब है, तो पहले अपना रिसोर्सेज एकदम कहीं पे रख लो कि हाँ इसमें एनसीईआरटी भी है, नोट्स भी हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी इधर ही है, सारा मटेरियल अपना पहले से ही रेडी रखो एग्जाम के लिए। रेडी योर, सॉरी, ठीक है, अपना मटेरियल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपना मटेरियल पहले से ही रेडी करके रखो, वरना कि एग्जाम में रेडी योर मटेरियल बिफोर एग्जाम, ताकि उस टाइम पे तुम पैनिक ना कर जाओ। एग्जाम से पहले तुम प्रिपेयर करके रखो कि हाँ यार ये चीजें मुझे चाहिए, जब एग्जाम के लिए मैं जाऊंगा तो मुझे रिवीजन करने के लिए एनसीईआरटी चाहिए, बुक्स चाहिए। कुछ लोग तो वहां पे भी रिवीजन कर रहे होते हैं एग्जाम से पहले, तो तुम भी कर सकते हो। तो वो सारी चीजें तुम्हें रेडी रखनी है, ठीक है, मटेरियल के लिए पैनिक नहीं करना लास्ट टाइम पे, ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है। मेमोराइज की टर्म्स, टर्म्स लर्न करने हैं। मान लो कोई साइंटिस्ट है, कोई एक टर्म है तुम्हें लर्न नहीं हो रहा, कोई बेसिकली बायोलॉजिकल ऐसा टर्म है जो कि इजीली लर्न नहीं हो रहा, तो उनको कहीं कहीं लिख लो, उनके लिस्ट तैयार कर लो और उनको वहां से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। की टर्म्स लर्न होने चाहिए कि पता तो था कि वो होता क्या है। मान लो अगर मैं पूछूं कि मलेरिया है, मलेरिया का अगर जो पेशेंट है, ठीक है, उसको बेसिकली चिल्स होते हैं, उसका जो बेसिकली फीवर वाला पीरियड है उसमें उसको चिल्स होते हैं। अब तुमसे एग्जाम में तुम्हें सब कुछ याद है मलेरिया के बारे में, लेकिन एग्जाम में ये पूछ लिया कि मलेरिया में चिल्स जो होते हैं पेशेंट को, उसके लिए कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है। अब तुम पूरा मलेरिया पढ़ के गए, तुमने वो की टर्म जो था वही भूल गए, हीमोजोइन बोलते हैं ना उस केमिकल को, तो वो टर्म तुम्हें लर्न होना चाहिए जिसको तुम फ्रिक्वेंटली भूल सकते हो। ऐसे कहीं पे लिस्ट बना लो इनकी और अच्छे से उन्हें लर्न कर सकते हो। मास्टर असर्शन रीजन क्वेश्चंस। अब क्या है इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस। एक मैं वीडियो बना दूंगी, उसमें मैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस करा दूंगी तुम्हें, ठीक है। तो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस जो हैं उसमें चांसेस बहुत, क्योंकि वो एमसीक्यू की फॉर्म में आते हैं, ठीक है, ऑप्शन ABCD होते हैं, तो बेसिकली होता है क्या कि बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो गलत हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो मोस्टली गलत ही जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस लाइक तुम प्रैक्टिस कर लो। तुम्हें जो भी सपोर्ट मटेरियल स्कूल से मिली है, जो भी तुम्हारे पास लाइक कोई किसी भी पब्लिकेशन का सैंपल पेपर है, जो भी मटेरियल अवेलेबल है उससे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस टिक कर दो, उन्हें ही प्रैक्टिस कर लो पहले, ठीक है, क्योंकि इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंटली रॉन्ग जाते हैं ये। आइडेंटिफाई एंड रिवाइज वीक एरियाज, वीक एरियाज अपने दिख लो, सारे वीक एरियाज देख लो कि जेनेटिक्स में पेडिग्री नहीं आता मुझको, ठीक है। अब बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन आ गया था, रेप्लिकेशन भी मुझको आता है, लेकिन यार ट्रांसलेशन में दिक्कत है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, लैकोपिरोन वाला पार्ट, लैकोपिरोन याद रहता है, लैकोपिरोन क्या है वो तो याद रहता है, वो कर भी देते हैं अटेम्प्ट, लेकिन एग्जामिनर पूछता क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब उसमें अटक जाते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या था, कौन कौन से स्टेप्स पे हो रहा था, तो वीक एरियाज वहां पे देख लेना है। स्टिक टू शेड्यूल, अपना शेड्यूल जो बनाना है। अब ऐसा नहीं है कि भाई क्या बोलते हैं 2-3 दिन बाद बायोलॉजी का एग्जाम है, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम है, बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं और आज जा रहे हैं शादी में, घूमने जा रहे हैं कहीं,
वो नहीं करना। ऐसा क्या होता है कि लास्ट टाइम पे कहीं चले जाता है, पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे नहीं करना कि तुम शेड्यूल ही छोड़ दो अपना कि चलो कल से करेंगे, कल से करेंगे, प्रोकेस्टिनेट करते करते एग्जाम का दिन आ गया, वो नहीं करना उधर। स्टे काम एंड हेल्दी, भाई खाना पीने का भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि पूरे साल पढ़ाई करी, लास्ट में भी सब कुछ अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अब एग्जाम से 2-3 दिन पहले ही बीमार पड़ गए, एग्जाम ही नहीं दे पा रहे। तो खुद की हेल्थ पे भी फोकस, सबसे इंपॉर्टेंट तो हेल्थ ही है, बाकी चीज तो सेकेंडरी है। खुद हेल्दी नहीं रहोगे, टॉप कर भी लो, है ना, हेल्थ हेल्थ चली जाएगी उसमें। तो ऐसा मत करना कि स्टडीज के चक्कर में खुद की हेल्थ को सफर करा दो। ठीक है, हेल्थ का मतलब दोनों केसेस से खुद की मेंटल हेल्थ का भी, खुद की फिजिकल हेल्थ का भी, खाने पीने का ध्यान रखो। साथ में मेंटल हेल्थ का ध्यान ऐसे रख सकते हो कि स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, एंजाइटी नहीं, कोशिश करना है कि एंजाइटी को जितना मिनिमाइज कर सको उतना मिनिमाइज करो। एग्जाम्स आ रहे हैं, स्ट्रेस ही लिए जा रहे हो, जो आता है वो भी भूल गए। ठीक है, तो हेल्दी रहना है बिल्कुल, और साथ में काम रहना है, शांत रहना है, जो भी है ठीक है देख लेंगे। एक ऐसा एटीट्यूड कि जो होगा मैंने अपना कंप्लीट कर दिया है, मैंने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की है, मैंने बहुत मेहनत करी है, अब जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता क्वेश्चन पेपर कैसे आने हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन वहां पे पूछ लिया। अगर बात करें वाइवा, ठीक है, बोर्ड्स का बायोलॉजी में वाइवा होता है, एग्जामिनर जो एक्सटर्नल आते हैं वो वाइवा लिखते हैं। तो उससे पहले बच्चे बहुत ज्यादा एंजाइटी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, वहां पे बोलते हुए कांप रहे होते हैं। तो इतना नहीं डरना है, वो तुम्हें खा नहीं जाएगा तुम आंसर नहीं दोगे तो। ठीक है, तो वही ये कह रहा है कि एकदम शांत रहना है, एकदम शांत मूड में, एकदम चिल मूड में तुमको आंसर देना है वहां पे। ठीक है, एग्जाम से पहले। अब बेसिकली ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस में करना है जो भी करना है। वाइवा वाले पॉइंट में मैंने बोला था कि तुम कोशिश करो कि जितना कॉन्फिडेंस हो सको उतने कॉन्फिडेंट होके तुम्हें आंसर देना है, टेंशन नहीं लेनी है वहां पे। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं भी आते उसके लिए भी तुम ऑनेस्टली बोल दो, ठीक है, प्रिपेयर रहना है हर क्वेश्चन के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, सक्सेस कम्स टू दोज हु प्लान एंड परसीवियर। बेसिकली होगा क्या कि प्रोकेस्टिनेट नहीं करना, एक खुद के अंदर ना एक धैर्य रखना है। ठीक है, तभी सक्सेस आती है। तो वही ये कह रहा है कि प्लान भी अच्छे से करना है और वेट करना है। ऐसा नहीं है कि चलो आज प्लान कर लिया, आज मैं फॉलो नहीं कर पा रहा, प्लान ही छोड़ दिया कल से, वो नहीं। आज मे बी तुमने प्लान आज तुम बनाओ और तुम्हारा 70% फॉलो हो। ठीक है, 70% भी ना हो, बेसिकली क्या होता है कि आज प्लान बनाया, कल तो फॉलो ही नहीं हो रहा, अगले दिन कोशिश, ऐसा नहीं है कि कल को नहीं हो रहा वो फॉलो तो तुम छोड़ दो। ठीक है, कोशिश करो हर दिन किसी दिन 70% होगा, किसी दिन 80%, 90%, तो वो चीज तुम कोशिश करो हर दिन उसको फॉलो करने की। टास्क बनाया इसलिए जाता है ताकि खुद को एक डेडलाइन मिले, जस्ट मार्क माय वर्ड्स। ऐसा नहीं है कि उसको तुम पूरा टेंशन लेके बैठ जाओ कि अरे मेरा टास्क ही कंप्लीट नहीं हुआ, फिर फॉलो ही नहीं कर रहे, अरे होता ही तो नहीं है टाइम टेबल फॉलो, इसलिए बना नहीं रहे, वो नहीं करना है। तुम्हें एक डेडलाइन मिले, तुम्हें पता चले कि हाँ हमारा ये शेड्यूल रहने वाला है अगले 3 मंथ्स तक, उसके लिए तुम प्लानिंग कर रहे हो 90 डेज की। ठीक है, तो गुड लक, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, 3 मंथ्स में जितना तुम कर सकते हो बायोलॉजी का सिलेबस उतना कंप्लीट कर लो। ठीक है, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।